Hi everyone, welcome to Mera Physio, a pan-India chain of physiotherapy clinics. इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ट्रेपेजाइटिस के बारे में। ट्रेपेजाइटिस के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं मसल स्पाज्म के बारे में कि मसल स्पाज्म क्या होता है और उससे क्या-क्या दिक्कत आ सकती है। मसल स्पाज्म एक ऐसा सडन इनवॉलेंटरी मूवमेंट होता है मसल्स में जिसके कारण वहां क्रैम्प या ट्विच हो जाता है या वहां के जो माइन्यूट मसल फाइबर्स होते हैं उनमें ब्रेक हो जाता है या उनमें स्ट्रेन पड़ जाता है। जब भी ऐसा किसी भी मसल में कोई भी सडन मूवमेंट होता है या जिसे हम झटके से कहते हैं कि कोई झटके से मूवमेंट हुआ है एक या एक से ज्यादा मसल ग्रुप्स में, तब वहां मसल स्पाज्म होता है। वो लोकलाइज्ड भी हो सकता है या थोड़ा बड़े एरिया में भी हो सकता है। मोस्टली मसल स्पाज्म बैक में बहुत ही कॉमन है, यानी हमारे लोअर बैक में बहुत कॉमन देखा जाता है कि मसल स्पाज्म। इसके कारण ये हो सकते हैं कि जो भी प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं, जैसे आज सभी वर्क फ्रॉम होम में काम कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग वर्क फ्रॉम होम से काम कर रहे हैं, तो उनकी प्रोलॉन्ग सिटिंग होती है। ऐसे प्रोलॉन्ग सिटिंग में उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही कम हो जाती है और मूवमेंट बहुत ही कम होता है। जब मूवमेंट बहुत कम हुआ है तो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन उस लोकलाइज एरिया में नहीं हो पाता या पुअर ब्लड सर्कुलेशन रहता है। ऐसे एरिया में जहां ब्लड सर्कुलेशन बहुत पुअर है, ऐसे एरिया में जब भी कोई सडन मूवमेंट या इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो गया एक मसल या एक से ज्यादा मसल में, तब वहां मसल स्पाज्म हो जाता है। ये किसी भी बॉडी पार्ट में हो सकता है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक बॉडी पार्ट नहीं है, बट अक्सर देखा जाता है कि शोल्डर, नेक या फिर बैक में बहुत ही कॉमन देखा गया। कोई बहुत अगर स्ट्रेस में है या एंजाइटी है, इश्यूज है, तो भी ये चीजें देखी जा सकती हैं या मसल स्पाज्म के कॉज हो सकते हैं। मसल स्पाज्म के कारण बहुत ज्यादा दर्द होना, मूवमेंट ना हो पाना या मूवमेंट ना कर पाना, मूवमेंट के समय पेन होना जो बियरेबल भी हो सकता है और कई बार अनबियरेबल भी पेन हो सकता है। ये सब कुछ कॉमन साइन एंड सिम्टम्स होते हैं मसल स्पाज्म के बारे में। अब बात करते हैं ट्रेपेजाइटिस के बारे में। हमने बात किया अभी मसल स्पाज्म के बारे में। ट्रेपेजाइटिस भी एक तरह से मसल स्पाज्म जैसा ही है, जिसमें ट्रेपेजियस मसल का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ट्रेपेजियस मसल हमारी बड़ी डायमंड शेप मसल होती है, जिसमें इसके तीन पार्ट होते हैं, अपर ट्रैप्स, मिडिल ट्रैप्स एंड लोअर ट्रैप्स। लोअर ट्रैप्स हमारे बैक के मिड सेक्शन तक एक्सटेंड होता है, यानी हमारे लोअर मोस्ट एरिया तक, लोअर मोस्ट से जस्ट ऊपर तक एक्सटेंड होता है। और ट्रैप्स हमारे नेक को भी सपोर्ट करता है। हमारे शोल्डर्स में या नेक में कोई भी मूवमेंट होता है, उसमें ट्रेपेजियस का बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल होता है। अगर कोई भी सडन मूवमेंट हुआ है ट्रैप्स में या कोई भी इनवॉलेंटरी ऐसा मूवमेंट हुआ है जिससे अपर, मिडिल या लोअर ट्रैप्स में से किसी भी पर्टिकुलर पोर्शन में सडन एक्सर्शन हुआ है, जर्क लगा है, या फिर वहां कोई ऐसा मूवमेंट हो गया है जिससे सडन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हुआ है, तो वहां पेनफुल एरिया बन जाता है या वहां लोकलाइज्ड एरिया में इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिससे वो
और वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। जब भी कभी किसी को ट्रेपेजियस मसल में इन्फ्लेमेशन होता है तो वहाँ नेक, शोल्डर एंड अपर बैक में बहुत एक्सेसिव पेन होता है। ये पेन कई बार दिन भर रह सकता है या कई बार मूवमेंट स्पेसिफिक पेन होता है, यानी किसी भी मूवमेंट करते समय ये पेन हो सकता है। अगर ट्रेपेजियस मसल बहुत ही स्ट्रांग है या हेल्दी है तो ये हमारे नेक के मूवमेंट्स को बहुत ही प्रॉपर रखते हैं, हमारे शोल्डर के मूवमेंट्स को बहुत सपोर्ट करते हैं। और जब भी हम कोई हैवी आइटम या कोई हैवी ऑब्जेक्ट लिफ्ट करते हैं तो हमारे ट्रेपेजियस मसल्स में कोई भी ओवर एक्सर्शन के कारण कोई भी सडन मूवमेंट या जर्क नहीं होता, तो हमारे नेक पेन जैसे नेक पेन, माइग्रेन या और भी अदर सिम्टम्स नहीं आने पाते। बेसिकली ट्रेपेजाइटिस के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो मेनली ये पेनफुल स्पाज्म होता है ट्रेपेजियस मसल। ट्रेपेजियस मसल में जब भी हम किसी भी तरह का एक्सेसिव स्ट्रेन देते हैं या स्ट्रेन हो जाता है कोई विगरस एक्सरसाइज करने से या कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट सडनली लिफ्ट करने से, तब वो उस पर्टिकुलर एरिया में स्ट्रेन हो जाता है। स्ट्रेन में जो हमारे मसल फाइबर्स है उनमें बहुत ही माइन्यूट लेवल पे ट्रॉमा होता है और वहाँ के जो छोटे छोटे मसल फाइबर्स हैं वो ब्रेक होने लगते हैं। जिस और इस ब्रेकिंग का मेन रीजन ये है क्योंकि हमारी मसल्स इतनी स्ट्रेंथन नहीं थी कि वो उतने हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट कर पाए जितना हम लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि हमारी मसल स्ट्रेंथन नहीं है तो वहाँ एक्सेसिव स्ट्रेस पड़ा है और एक्सेसिव स्ट्रेच पड़ने के कारण वो उनमें स्ट्रेन आ गया है। इसी स्ट्रेन के कारण वो ट्रेपेजियस मसल या मसल का वो पार्ट, पर्टिकुलर पार्ट हमारे मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करने लगते हैं पेन होने के कारण। जब भी ट्रेपेजियस मसल में स्पाज्म होता है तो नेक पेन और स्टिफनेस बहुत ही कॉमन होती है। हमारे अपर बैक पोर्शन में बहुत ही अनबियरेबल पेन होता है। दैट कैन बी मूवमेंट स्पेसिफिक भी हो सकता है या मूवमेंट नॉन स्पेसिफिक यानी जनरलाइज पेन भी हो सकता है। अगर ट्रेपेजियस मसल को के पेन को सही तरीके से सही समय पे ट्रीट नहीं किया गया या अनट्रीटेड छोड़ दिया गया, इग्नोर किया गया ट्रेपेजियस मसल के पेन को, तो कई बार ये नर्व कंप्रेशन क्या रीजन भी बन सकते हैं। उसी के साथ मूवमेंट का लॉस हो सकता है, यानी लॉस ऑफ मूवमेंट होगा। नेक हमारी बहुत स्टिफ हो जाएगी और धीरे धीरे चीजें सर्वाइकल की तरफ बेंड हो जाएंगी और सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस ऐसी कंडीशंस धीरे धीरे निकल के आने लगती है। ट्रोपेजाइटिस होने के कई कॉजेस होते हैं। अब हमने बात कर लिया है मसल स्पाज्म के बारे में, अब हमने बात कर लिया है ट्रोपेजाइटिस के बारे में, तो अब हम बात करते हैं ट्रोपेजाइटिस के कॉज के बारे में। जब भी हम ट्रोपेजाइटिस के कॉज के बारे में बात करते हैं तो पुअर पोस्चर एक बहुत ही कॉमन कॉज होता है। कोविड के ड्यूरेशन में या पोस्ट कोविड ड्यूरेशन में ऑलमोस्ट 99% कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम करवा रही, जिसमें एम्प्लॉयज घर में बैठ के लैपटॉप से काम करते हैं और उसी कारण से उनका प्रोलॉन्ग सिटिंग होता है।
प्रोलॉन्ग सिटिंग में घंटों घंटों तक लैपटॉप या डेस्कटॉप में बैठने से उनके पोस्चर धीरे धीरे डिग्रेड होने लगते हैं। और पोस्चर डिग्रेड होता है, नेक का फॉरवर्ड बेंडिंग ज्यादा रहता है। ऐसे समय में हमारे ट्रेपेजियस मसल के अपर ट्रैप्स में हमें कई बार पेन उठने लगता है। इस पेन का मेन रीजन है कि हमारी नेक मसल्स स्टिफ हो गई, हमारी नेक के मूवमेंट प्रॉपर नहीं है, हमारे नेक में पेन स्टार्ट हो जाता है। और ट्रपेज स्टिफ नेक के कारण हमारे ट्रपेजियस मसल में एक्सेसिव प्रेशर भी पड़ता है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि ट्रपेजियस मसल में एक्सेसिव प्रेशर पड़ने के कारण हमारे नेक मसल्स स्टिफ हो सकते हैं। इसलिए पोस्चर करेक्शन करना बहुत ही जरूरी है एक ट्रपेजाइटिस या स्टिफ नेक के पेशेंट का। दूसरा कॉज ये होता है कि अगर कभी हम अपने कंधों पे बहुत हैवी वेट लेके चल रहे हैं, अगर हमारे ट्रेपेजियस मसल्स स्ट्रेंथन नहीं है, या हमारे ट्रेपेजियस मसल्स में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो ऐसे केसेस में हम अगर हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं तो ऐसे समय में हमारे ट्रेपेजियस मसल में एक्सेसिव स्ट्रेन या एक्सेसिव स्ट्रेच होने के कारण स्ट्रेन ज्यादा आता है। और इसलिए हमारे स्ट्रेन या स्ट्रेच होने के कारण ट्रेपेजियस मसल्स के हमारे हैवी वेट लिफ्टिंग से शोल्डर हमारे काम करना बंद कर देते हैं। साथ ही हमारे स्टिफ मसल्स, हमारी जो नेक की मसल्स हैं वो भी स्टिफ होने लगती है। पुअर पोस्चर अगर काम करते वक्त या स्टडी करते वक्त कभी भी ये चीजें होती हैं तो हमारे ट्रेपेजियस मसल में ओवर एक्सर्शन पड़ता है। ब्रेस्ट फीडिंग करते समय अगर सही पोर सपोर्ट नहीं रखा गया, हेड एंड नेक का, या विदाउट प्रॉपर सपोर्ट किया गया, तब भी हमारे ट्रेपेजियस मसल में एक्सेसिव लोड पड़ सकता है। स्मार्टफोन के जमाने में अगर हम अपनी नेक को फॉरवर्ड बेंड करके बहुत ज्यादा फोन यूज कर रहे हैं, लॉन्ग आवर्स के लिए फोन यूज कर रहे हैं, तब भी हमारी अपर ट्रैप्स स्टिफ हो जाती है, जिसके कारण नेक मूवमेंट भी हैम्पर होने लगता है। हैवी ऑब्जेक्ट्स गलत पोस्चर से लिफ्ट करना या कैरी करना भी एक कॉज होता है। कुछ विटामिन डेफिशिएंसीज के कारण अगर हमारी नर्वस सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, हमारी बोन स्ट्रांग नहीं है, हमारे बॉडी में मैग्नीशियम की कमी है, ऐसे केसेस में भी हमारे मसल्स में ब्रेक होना बहुत ही कॉमन होता है। किसी भी ट्रॉमा के कारण, जैसे रोलर कोस्टर राइड्स है जिसमें पुअर नेक सपोर्ट रहता है, ऐसे ट्रॉमा में भी हमारे ट्रेपेजियस मसल को इंजरी होने के या उसमें ओवर स्ट्रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रोलॉन्ग्ड इनएक्टिविटी यानी बहुत लंबे टाइम तक इनएक्टिव रहना, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना होना, ये भी एक फैक्टर होता है ट्रोपेजाइटिस के डेवलप होने का, यानी एक कॉज हो जाता है। अगर हमारी फिजिकल इनएक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है तो हमारे मसल्स जो हैं वो वीक होने लगते हैं, हमारे मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। ऐसे केसेस में मसल्स में ओवर स्ट्रेच हो जाना या स्ट्रेन आना एक बहुत ही कॉमन सिम्टम होता है और कॉज भी होता है। अगर हमारा स्लीपिंग पोस्चर गलत है या हम बहुत ज्यादा पिलो यूज कर रहे हैं तो भी हमारी ट्रेपेजियस मसल को इंजरी हो सकती है या स्ट्रेन आ सकता है, जिसके कारण वहां
इन्फ्लेमेशन हो सकता है और पेन फील हो सकता है। किसी भी अननेसेसरी स्ट्रेस या नेसेसरी स्ट्रेस कह सकते हैं जिससे हमारी बॉडी ओवर एक्सर्ट हो रही है या स्ट्रेस के कारण हमारी मसल्स में टेंशन डेवलप हो रहा है और उसी समय अगर सडन कोई मूवमेंट हो जाए तो भी हमारी मसल्स में स्पाज्म या इन्फ्लेमेशन हो सकता है। फिजिकल एक्टिविटी जिनमें हमारे नेक का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, शोल्डर्स का बहुत यूज होता है, ऐसी एक्टिविटीज करने से पहले अगर वार्म अप नहीं किया गया है या हमारी मसल्स में सही से काम नहीं किया गया है तो भी नेक में स्ट्रेन आ सकता है या हमारे ट्रेपेजियस मसल में इन्फ्लेमेशन हो सकता है और वो स्पाज्म और पेन क्रिएट कर सकते हैं। साइन एंड सिम्टम्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो ट्रेपेजाइटिस में पेन एक बहुत ही कॉमन सिम्टम होता है और उस पर्टिकुलर एरिया में टच करने से बहुत ही पेनफुल होता है। हमारे ट्रेपेजियस मसल चाहे वो अपर पार्ट हो, लोअर पार्ट हो या मिडिल पार्ट, वहां पे एक स्पॉट्स बन जाते हैं जिसे ट्रिगर पॉइंट कहते हैं। दो तरह के बेसिक ट्रिगर पॉइंट होते हैं, एक एक्टिव एंड एक लैटेंट। एक्टिव ट्रिगर पॉइंट वो होते हैं जिनमें थोड़ा सा भी मूवमेंट करने से पेन होता है, यानी अगर हमारे अपर ट्रैप्स में एक्टिव ट्रिगर पॉइंट बने हुए हैं तो वहां अगर शोल्डर का थोड़ा भी मूवमेंट होगा तो वो बहुत ही पेनफुल होगा। लैटेंट ट्रेपेजियस ट्रिगर पॉइंट्स वो होते हैं जिनमें अगर कोई प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहा है तब ही वो एरिया पेनफुल होते हैं। इस पिक्चर में हम देख पा रहे हैं कुछ ट्रेपेजियस के ट्रिगर पॉइंट्स। जैसे अपर ट्रैप्स में आप देख सकते हैं हमारे नेक के जस्ट लोअर पोर्शन में ट्रिगर पॉइंट हो सकता है, मिडिल में हो सकता है या लोअर में हो सकता है। ट्रिगर पॉइंट्स जब भी फॉर्म होते हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया में हमेशा स्किन सेंसिटिव हो जाती है। कभी भी टच करने से या कोई भी मूवमेंट करने से बहुत एक्सेसिव पेन होता है। ट्रेपेजाइटिस के सिम्टम्स यूजुअली बहुत ही इजीली पकड़ में आ जाते हैं, यानी कि अगर किसी को पेन है, नेक की स्टिफनेस है, नेक के मूवमेंट में डिफिकल्टी है या हम मूवमेंट करते समय पेनफुल है या फिर शोल्डर के मूवमेंट में पेन आता है या हम शोल्डर से कोई भी चीज लिफ्ट, शोल्डर के सपोर्ट से कोई चीज लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसमें पेन आता है। ऐसे समय में हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो ट्रेपेजाइटिस पेन है और अगर एक प्रॉपर रेस्ट लेने के बाद वो पेन और स्टिफनेस कम हो जाती है तो ये कंफर्म किया जा सकता है बाकी टेस्ट्स के बाद कि ये ट्रेपेजाइटिस पेन ही है। कई बार ट्रेपेजाइटिस के पेन नीचे तक रेडिएट होते, यानी हमारे फिंगर्स तक रेडिएट होते। अगर ट्रेपेजाइटिस मसल या ट्रेपेजियस मसल हमारे अपर हो या लोअर हो या मिडिल हो, कोई भी नर्व इंपिंज कर रही है या ट्रेपेजियस मसल में पेन को अनदेखा किया गया है, ट्रेपेजाइटिस के सिम्टम्स को अनदेखा किया गया है, सही ट्रीटमेंट नहीं लिया गया है, तो जैसा हमने पहले बात किया कि नर्व कंप्रेशन भी हो सकता है। अगर नर्व कंप्रेशन होता है तो हमारा पेन जो होता है वो रेडिएटिंग नेचर का हो जाता है, यानी पेन वो नीचे तक आने लगता है, हमारी उंगलियों तक आने लगता है और वहाँ झंझनाहट, सुन्नपन जैसे सिम्टम्स भी कई बार देखने को मिल जाते हैं। नंबनेस या टिंगलिंग सेंसेशन होना आर्म्स में, यानी अगर नर्व कंप्रेशन हुआ है तो नंबनेस या टिंगलिंग सेंसेशन एक कॉमन है। ट्रेपेजियस मसल में स्पैज्म जब भी होता है तो मसल स्टिफनेस होती है जिसके कारण नेक मूवमेंट इफेक्टेड होते हैं और
उसी के साथ हेडेक होना बहुत ही कॉमन है। शोल्डर और नेक मूवमेंट्स हमारे कम हो जाते हैं और उनका मेन रीजन होता है पेन। हमें शोल्डर के कोई भी मूवमेंट करने के लिए ट्रिकी मूवमेंट करना पड़ता है, यानी नेक को टिल्ट करके ही हम अपने ट्रेपेजाइटिस पेन को कम करने की कोशिश अगर कर रहे हैं तो ये कंफर्म किया जा सकता है, या ये एक प्रमुख लक्षण हो सकता है कि ये पेन ट्रेपेजाइटिस यानी ट्रेपेजियस के स्पाज्म या इन्फ्लेमेशन के कारण ही है। अब बात करते हैं ट्रेपेजाइटिस के डायग्नोसिस के बारे में, यानी कि ट्रेपेजाइटिस को डायग्नोस कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले जब भी हम किसी भी क्लिनिशियन के पास जाते हैं, वो हमसे पेन पूछते हैं कि दर्द कैसा है आपका। इसके लिए विजुअल एनालॉग स्केल यानी वास स्केल को यूज किया जाता है, जिसमें पेशेंट को 0 से लेकर 10 तक अपने पेन को रेट करने के लिए कहा जाता है। 0 मतलब कोई पेन नहीं, 5 मतलब पेन है बट बहुत एक्सेसिव नहीं, और 10 मतलब बहुत अनबियरेबल पेन। इस स्केल से हम पता लगा सकते हैं कि मसल स्पाज्म या इन्फ्लेमेशन की इंटेंसिटी कितनी है, यानी हमारे मसल में सिवियरिटी कितनी है पेन, और उस सिवियरिटी से हम मसल स्पाज्म की सिवियरिटी के बारे में पता लगा सकते हैं। फिर दूसरा टेस्ट जो हम यूज कर सकते हैं मसल स्पाज्म या मसल पेन के लिए, वो है मैनुअल मसल टेस्टिंग। मैनुअल मसल टेस्टिंग में ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 जैसे कुछ ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड 0 में कोई मूवमेंट नहीं होता है। जब भी उस पर्टिकुलर एरिया को हम मूवमेंट करते कराने की कोशिश करते हैं या पालपेट करते हैं तो वहां कोई मूवमेंट नहीं होता है। ग्रेड 1, ग्रेड 1 में मूवमेंट विजिबल नहीं होता है, बट बहुत स्लाइटली कॉन्ट्रैक्शंस पालपेट किए जा सकते हैं या फील किए जा सकते हैं। ग्रेड 2 में मोशन, पेशेंट का जो मूवमेंट होता है वो ऑलमोस्ट 50% रहता है और वो एंटी ग्रेविटी रहता है, यानी पेशेंट उस पोजीशन को होल्ड कर सकता है बिना किसी रेजिस्टेंस के उस पर्टिकुलर पोजीशन में। ग्रेड 3 में पेशेंट कम मूवमेंट कर पा रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी, लेकिन कोई रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं किया गया, यानी अगर कोई रेजिस्टेंस, थोड़ा भी रेजिस्टेंस प्रैक्टिशनर लगाता है तो वो मूवमेंट हो नहीं पाता। ग्रेड 4, ग्रेड 4 में जब भी कोई प्रैक्टिशनर मिनिमम रेजिस्टेंस देता है तो वो फील करता है कि मूवमेंट हो पा रहा है। ग्रेड 5 में अगर मूवमेंट फुल रेंज ऑफ मोशन हो रहा है और मैक्सिमम रेजिस्टेंस के साथ हो रहा है तो ये हम कह सकते हैं कि वहां पे ग्रेड 5 की स्ट्रेंथ है। कुछ टेस्ट्स भी अप्लाई किए जा सकते हैं, जैसे अपर ट्रेपेजियस मसल के लिए हम एक टेस्ट देखते हैं जिसमें पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में बैठा दिया जाता है। उसको सुपाइन में भी किया जा सकता है या स्टैंडिंग में भी किया जा सकता है। पेशेंट को अपने शोल्डर एलिवेट करने होते हैं, यानी अपने कान की तरफ लाना है और गर्दन को थोड़ा सा आगे की तरफ बेंड करना है। आगे की तरफ बेंड करते हुए उसे अपने अपोजिट शोल्डर की तरफ लेके जाना है। वहीं थेरेपिस्ट उस पर्टिकुलर टाइम में एक हाथ अपने ह्यूमरस यानी अपने शोल्डर के जॉइंट के ऊपर प्लेस करता है और एक हाथ पेशेंट की अफेक्टेड जॉइंट की तरफ वाली कान की तरफ करता है और दोनों हाथों से अपोजिट रेजिस्टेंस लगाता है, यानी कान को कान की तरफ रेजिस्टेंस और शोल्डर का शोल्डर की तरफ रेजिस्टेंस लगाता है। अगर ऐसा
करने पे पेन बढ़ता है या पेन में कोई भी अल्टरेशन होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये अपर ट्रेपेजियस मसल में कोई ना कोई पर्टिकुलर मसल फाइबर्स ब्रेक हो रहे हैं या वहाँ ट्रिगर पॉइंट्स बन रहे हैं जिनके कारण वहाँ मसल स्पाज्म हो रहा है। मिडिल ट्रेपेजियस मसल, मिडिल ट्रेपेजियस मसल में के लिए हम पेशेंट्स को प्रोन पोजीशन में लेटाया जाता है और उसके हैंड को यानी एल्बो को एक्सटेंशन में रख करके 140 डिग्री का एबडक्शन किया जाता है और फिर उसे रोटेट करने के लिए बोल दिया जाता है, जिस ऐसा रोटेशन कि उसके थंब ऊपर की तरफ यानी सीलिंग की तरफ फेस करे। वहीं थेरेपिस्ट एक हाथ से हैंड को सपोर्ट करता है, पेशेंट के हैंड को फोरआर्म से, और दूसरे हाथ से पेशेंट के इलियक क्रेस्ट यानी अपोजिट साइड के इलियक क्रेस्ट को स्टेबल करता है और इलियक क्रेस्ट को स्टेबल करते हुए पेशेंट रेजिस्टेंस थेरेपिस्ट रेजिस्टेंस लगाता है पेशेंट के हैंड्स पर। अगर ऐसे समय में पेन में कोई भी अल्टरेशन आता है तो ये समझते हैं कि मीडियल ट्रेपेजियस मसल में या तो स्ट्रेन हुआ है या वहां कोई ट्रिगर पॉइंट्स फॉर्म हो रहे हैं। लोअर ट्रेपेजियस मसल्स के लिए भी हम ऐसे ही टेस्ट कर सकते हैं। इसमें पेशेंट को प्रोन पोजीशन में लेटा दिया जाता है, शोल्डर को एबडक्ट किया जाता है 90 डिग्री और थेरेपिस्ट अपने उस शोल्डर के अपोजिट शोल्डर को कॉन्ट्रालेटरल स्कैपुला को स्टेबल करता है और जो एबडक्ट किया हुआ आर्म है उसको वो उसमें रेजिस्टेंस लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ऐसा करने पे वहां के पेन में अल्टरेशन आता है या चेंज होता है, कम या ज्यादा होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ लोअर ट्रेपेजियस मसल में कोई ट्रिगर फॉर्म हुआ है या वहाँ मसल स्ट्रेन है। रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं कि किन एक्टिविटीज वाले लोगों को ज्यादा ट्रेपेजाइटिस होने के चांसेस हैं। रेपिटेटिव मूवमेंट वाले जॉब्स यानी कोई अगर रेपिटेटिव मूवमेंट में इन्वॉल्व है तो ऐसे लोगों को ट्रेपेजाइटिस होने के बहुत चांसेस होते हैं। सेडेंटरी जॉब यानी अगर कंप्यूटर पे यानी कोई डेस्कटॉप या लैपटॉप में बहुत लंबे टाइम तक जॉब कर रहा है, सिटिंग जॉब में है और उसके मूवमेंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, वो नेक स्टिफ हो रही है, एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर पोजीशन में वो बहुत लंबे टाइम तक बैठा है, तो ऐसे समय में भी या ऐसे लोगों को भी रिस्क होता है ट्रेपेजाइटिस डेवलप करने का। जिनके पास बहुत हाई वर्क प्रेशर होता है जिसके कारण वो अपने पोस्चर, जो हमारा अगला रिस्क फैक्टर है, अपने पोस्चर पर ध्यान नहीं दे पाते, ऐसे लोगों में भी ट्रेपेजाइटिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वुमेन में ये पेन होने के बहुत सारे चांसेस हैं। वुमेन में ट्रेपेजाइटिस होने के चांसेस इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं और सही पोस्चर का ध्यान नहीं रखा गया तो भी ये चीजें हो सकती है। स्ट्रेस के बारे में हमने पहले ही बात किया था कि अगर एक्सेसिव स्ट्रेस है तो मसल्स रिलैक्स नहीं है तो ऐसे समय में मसल स्पाज्म होना बहुत ही कॉमन है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में इसमें कोई सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं नॉर्मल पेन किलर या इंफ्लेमेटरी रिलैक्सेंट्स या मसल रिलैक्सेंट्स को दे करके इस पेन को मैनेज किया जा सकता है। इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करना या पेन रिड्यूस करना ही इस मैनेजमेंट का या मेडिकल मैनेजमेंट का मेन एम होता है। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में हम बात करते हैं कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेचेस के बारे में। ईयर टू शोल्डर स्ट्रेच,
ईयर टू शोल्डर स्ट्रेच करने के लिए पेशेंट एक कंफर्टेबल चेयर में, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकता है। बैठने के बाद अपना एक हाथ उसे पीछे करना होता है, जैसा इस पिक्चर में दिखाया गया, और अपने दूसरे साइड के अपोजिट ईयर को के ऊपर हाथ रख करके अपने नेक को अपनी तरफ खींचना होता है। इससे वहां एक स्ट्रेच पड़ता है, और उस स्ट्रेच को जब हम होल्ड करते हैं तो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होने लगता है और मसल फाइबर्स में भी स्ट्रेच आता है। पर यह ध्यान रखना है कि ये बहुत एक्सेसिव स्ट्रेच ना हो। उसी के साथ नेक रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस भी की जा सकती है, जैसे नेक साइडवेज मूवमेंट करना, फ्लेक्शन करना, एक्सटेंशन करना, चिन टक करना, या आइसोमेट्रिक नेक फ्लेक्शन, जिसमें हम एक रेजिस्टेंस के साथ एक नेक फ्लेक्शन करते हैं और उस रेजिस्टेंस को हम मेंटेन करके रखते हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए होल्ड करके रखते हैं। शोल्डर श्रग्स, शोल्डर श्रग्स भी एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है हमारे ट्रापेजियस मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। इसके लिए कोई भी पर्टिकुलर वेट लेकर के खड़े हो जाना है और अपने शोल्डर्स को अपने ईयर की तरफ मूवमेंट करना है, यानी शोल्डर्स को अपवर्ड मूवमेंट करना है। मूवमेंट करने के बाद जब हमारे शोल्डर्स हमारे ईयर्स के पास आ जाए तो कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है और फिर रिलीज कर देना। शोल्डर स्कैपुलर स्क्वीज भी एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है हमारे स्कैपुलर मूवमेंट्स को मेंटेन रखने के लिए। इसके लिए हमारे स्कैपुला को हमें पीछे की तरफ स्क्वीज करना है, कुछ सेकंड्स के लिए, मेनली 5 to 10 सेकंड्स के लिए होल्ड रखना है और फिर रिलीज करना है। इस एक्सरसाइज को करते समय अगर कोई पेन या डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो इसको ना करें, लेकिन इसको करने से हमारे पोस्चर भी सही हो सकते हैं और अगर ऑलरेडी कोई पेन है तो उससे भी बाहर निकला जा सकता है। इस एक्सरसाइज को कम से कम दिन में 2 बार और हर बार 10 बार करना चाहिए। सिंगल आर्म रोइंग या वन आर्म रोइंग ये एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है हमारे मिडिल ट्रैप्स के लिए, हमारे ट्रेपेजियस मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, स्पेशली मिडिल एंड लोअर ट्रैप्स के लिए। इसके लिए हमें एक बेंच चाहिए। पेशेंट को अपना टॉर्सो फॉरवर्ड की तरफ बेंड करना है और अपने लिम्स को एक पर्टिकुलर पोजीशन में 30 डिग्री के लिए सेपरेट करना है। उसके बाद हमें अपने एक आर्म को बेंच से पकड़ना है और दूसरे आर्म को हमें डंबल पकड़ना है। इस डंबल को हमें अपवर्ड मूवमेंट करना है और मूवमेंट करते समय हमें मिडिल एरिया, अपर बैक के मिडिल एरिया में हमें फील करना है। इससे हमारे जो मिडिल ट्रैप्स हैं वो स्ट्रेंथन होती है। अपराइट रो, अपराइट रो करने के लिए पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन में आना है और एक स्ट्रेट पोस्चर रखना है। एक बार हमें अपने हाथ में ग्रिप करना है और उसे अपने चिन की तरफ मूवमेंट करना है। जब हम चिन की तरफ मूवमेंट करेंगे और नीचे लाएंगे तो हमारे ट्रेपेजियस मसल में बहुत अच्छा मूवमेंट भी होगा और स्ट्रेच भी पड़ेगा, जिसके कारण हमारे ट्रेपेजियस मसल की स्ट्रेंथनिंग भी होगी। रिवर्स फ्लाइज, रिवर्स फ्लाइज करने के लिए हमें बेंड भी हम हो सकते हैं, उसी के साथ प्रोन पोजीशन में भी हम ये कर सकते हैं। बेंड होने के लिए हमें अपने टॉर्सो को 45 डिग्री में बेंड करना है और अपने आर्म्स में हाथों में डंबल पकड़ करके बटरफ्लाई जैसे मूवमेंट करने। इस बटरफ्लाई मूवमेंट करने से हमारे जो मिडिल ट्रापेजियस मसल्स है उनमें बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन आता है। लैटरल रेज,
लेटरल रेज स्टैंडिंग स्ट्रेट स्टैंडिंग इरेक्ट पोजीशन में किया जा सकता है, जिसमें डंबल्स साइडवेज में पकड़ करके हमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करना है। यानी जब तक हमारे आर्म्स हॉरिजॉन्टल नहीं आ जाते तब तक हमें ऊपर लेके जाना है, और ऐसे में हमें थोड़ा सा ऊपर पोजीशन में होल्ड करना है और फिर नीचे लेके आना है। इससे हमारी ट्रेपेजियस मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है, और ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है ट्रेपेजियस मसल्स को डेवलप करने और स्ट्रेंथन करने के लिए। अब बात करते हैं एर्गोनॉमिक्स के बारे में, यानी सही पोस्चर के बारे में। जब भी हम प्रोलॉन्ग सिटिंग कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा पोस्चर बहुत ही सही होना चाहिए। अगर हमारा पोस्चर सही नहीं है तो हमारे नेक मसल स्टिफ हो सकते हैं, ट्रेपेजियस मसल में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, और इन सबको अवॉइड करने के लिए हमें प्रॉपर एर्गोनॉमिक चेयर और हमारा लैपटॉप या डेस्कटॉप एक प्रॉपर आई डिस्टेंस में होना चाहिए। हमारे शोल्डर्स रिलैक्स होने चाहिए, बैक प्रॉपरली सपोर्ट होना चाहिए, दोनों साइड में प्रॉपर आर्म सपोर्ट होना चाहिए, थाइज हमारी जमीन से 90 डिग्री होनी चाहिए, और हमारा फिट प्रॉपरली फ्लैट होना चाहिए फ्लोर पे। अगर हम इन पोस्चर्स को मेंटेन करते हैं तो ट्रेपेजाइटिस या नेक स्टिफनेस जैसी कंडीशन से इजीली बचा जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा फिजियो द्वारा दिया गया ट्रेपेजाइटिस पर यह सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्दी रहने में मदद करेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।